मौसम चेंज होता है तो कोई ना कोई फ्लू आता ही है, तो क्या ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के साथ साथ हजारों लाखों जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। 99% तो हमारा शरीर उस वायरस और बैक्टीरिया को ओवरपावर कर लेता है और उसको मार देता है। अगर आपको हर साल मई जून के महीने में या अगस्त सितंबर में जुकाम लगता है तो वो आपकी एलर्जी का जुकाम है, उसको आप इससे मत कंपेयर कीजिए। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर किसी की आवाज़ बैठी है तो उनको कोरोना नहीं है, अगर जोड़ों में इफेक्ट है तो भी कोरोना नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से, जो हमें बताएंगे कि फेफड़े और गले या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इफेक्ट होता है। जब भी मौसम बदलता है तो फ्लू होता है, उसके कारण सारी जगह वायरस आ सकता है, कोई और बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी चैनल के दर्शकों को। डॉक्टर साहब, बताइए कि सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो कोई ना कोई फ्लू आता ही है, तो क्या ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए या उस फ्लू की पहचान कैसे की जाए? देखिए वंदना जी, इंसान के जन्म से पहले भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कई तरह के जीवन इस वातावरण में हैं। और हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के साथ साथ हजारों लाखों जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस शरीर में एक ईश्वर की बनाई हुई प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, आम भाषा में इम्यूनिटी कहा जाता है। तो उस इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता और वायरस, इन दोनों में अंदर एक लड़ाई छिड़ जाती है, एक वार चलती है, और उस वार पे जो जीत लेता है वो विजेता होता है। और 99% तो हमारा शरीर उस वायरस और बैक्टीरिया को ओवरपावर कर लेता है और उसको मार देता है। इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। सारा हमारा जो शरीर है उसमें प्रॉपर लाइट, तभी जब भी हमारा कोई शरीर में इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो ब्लड है उसमें लाल और सफ़ेद दो अलग अलग तरह के कण होते हैं, और जो सफ़ेद वाले कण हैं वो रिएक्शन, वो TLC बढ़ जाता है। इसीलिए TLC बढ़ता है कि वो एक जगह जहाँ भी वायरस आता है इकट्ठा होकर उसको अटैक करता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार, अब देखिए ये बात है, आम फ्लू, वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो भी हमारे अंदर, पल्मोनरी कॉक्स है, वो भी परमानेंट हवा में है और जाता रहता है, लेकिन हमारा शरीर उससे लड़ सकता है। बात यह है, लेकिन आज हम जब इस वक्त जो महामारी का समय है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को डिफरेंशिएट कैसे करें, आप मैक्सिमम मेरे से जो डाउट लोगों को पूछता है कि सर जुकाम लग गया तो नहीं है। तो देखिए हमें एक बात समझनी होगी, अगर आपको हर साल मई जून के महीने में या अगस्त सितंबर में जुकाम लगता है तो वो आपकी एलर्जी का जुकाम है, उसको आप इससे मत कंपेयर कीजिए। कुछ नया सिम्टम हो, कुछ ऐसा सिर दर्द हो जो कभी नहीं हुआ, कुछ तेज़ बुखार हो या आपको परेशानी कर रहा हो या एकदम वीकनेस हो, कुछ ऐसे नए सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो हमें इंडिकेशन ये हो जाएगी कि यस, अब ये कोरोना लाइक इलनेस है और हमें उसका टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये इंडिकेशन हम रख सकते हैं। इसके अंदर CRP टेस्ट किया जाता है, तो CRP टेस्ट की रेटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए CRP की, जब वो नॉर्मल माना जाता है? वंदना जी, ऐसा है, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, शरीर में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो तो ये CRP बढ़ जाता है। ये दो तरह से लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग होती है इसकी।
एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। तो इसमें या तो ये बताया जाता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, या फिर इसकी वैल्यू बताई जाती है। तो वैल्यू वाला हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी ये कोशिश, अप टू 10 इसको वैसे तो नॉर्मल गिना जाता है, लेकिन जो हमने स्टडी की है उसमें यह है कि ये जितना कम होगा शरीर में इन्फेक्शन उतना कम होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसको 1 तक रखा जाए। लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और अगर ये 26 को क्रॉस कर जाता है तो कोरोना का शक काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है। हमें PCR या रैपिड एंटीजन भी उपलब्ध हो, या जो भी सावधान, जो भी शहर के अकॉर्डिंगली जो दोनों में से टेस्ट जो अवेलेबल हो वो हम करा सकते हैं, या कोई अर्जेंसी के अकॉर्डिंगली अगर हमें रिपोर्ट बिल्कुल अभी चाहिए, आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, तो रैपिड एंटीजन, वरना RT-PCR इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, कोरोना का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो RT-PCR है। तो हम RT-PCR कराते हैं। लेकिन जहाँ एक्यूट इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि घर के 4 मेंबर हैं, एक ही कमरा है, तो आइसोलेशन की जगह नहीं है, तो उसमें हम क्विकली टेस्ट करते हैं रैपिड एंटीजन। आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसका एक ही नुकसान है रैपिड एंटीजन का, 30 से 40% पॉजिटिव केसेस में भी फॉल्स नेगेटिव की रिपोर्ट आ जाती है। तो वो थोड़ा सा, लेकिन देखिए मैं फिर बताता हूँ कि जो बेस्ट डायग्नोसिस हैं वो क्लिनिक में बनते हैं, ना कि लैब में। सबसे पहले आपका फिजिशियन डाउट बताएगा आपको कि भाई ये लग रहा है मुझे कोरोना है या नहीं है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम कंफर्म कराने के लिए अपना टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और कोरोना वायरस इज़ ए नोटिफाइबल डिजीज़, तो वी हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना इसमें ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी हमें लगे कि यह कोरोना लाइक इलनेस है तो वी एडवाइज द RT-PCR और ये टेस्ट। तो देखिए ऐसा है कि ये वायरस आता कहाँ से है, जाता कहाँ है। आज हम इसी की बात करते हैं कि इसका रूट क्या होता है शरीर में। तो इसका गेटवे है हमारा नाक। इसीलिए बार बार सभी जगह ये बोला जाता है कि मास्क नाक के ऊपर लगाएं। ये पूरा एरिया ढका होना चाहिए कस के, पूरा ये इतना एरिया सील होना चाहिए। ये वंदना जी मैं बार बार हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि अगर आपका इतना एरिया सील रहेगा तो कोरोना वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। तो ये इसीलिए इस तरह का मास्क लगाएं, पूरा सील्ड। और अगर आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं तो 2 मास्क लगा लें, या जेब में 1, 2, 3 रबड़ बैंड रखें। एक बड़ा रबड़ बैंड यहाँ लगाएं और 2 रबड़ बैंड उससे साथ में लगा के कानों में फिक्स कर दें, ताकि बिल्कुल सील हो जाए आपका मास्क, कहीं से छेद ना रहे, वायरस जाने की गुंजाइश ही हम ख़त्म कर दें। चलो अगर आ गया, खुदा न खास्ता अगर हमारे नाक में घुस गया, नाक गेटवे है, मैक्सिमम नाक से चांसेस हैं। कई लोग मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से भी आ सकता है। तो अगर तो ये नाक के यहाँ पैलेट पे जाके अटैक करता है, पूरा उसका जो वायरल लोड है वहीं पे अटैक करता है। तो अगर यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब पे अटैक कर जाए तो आपकी टेस्ट और स्मेल की क्षमता गई। लेकिन फिर ये लंग्स में कम जाता है, उसमें फ़ायदा भी है। अगर यहाँ चला जाता है तो वायरस वहीं अटैक कर देता है, तो हमारा उसमें माइल्ड निमोनिया होगा, अगर होगा तो उसमें सीवियरिटी नहीं होगी। या फिर कई बार ये लंग्स में नहीं जाके यहाँ से पेट में चला जाता है, या मुंह से जब जाता है तो कई बार पेट में चला जाता है वायरस। जब पेट में चला जाता है तो ये छोटी आंत पे अटैक करता है। छोटी आंत पे लूज मोशन लगाएगा, ये आपको भूख मार देगा, स्वाद कम कर देगा, और या उल्टी आने की सेंसेशन होगी, या आपको लूज मोशन डायरिया लगेगा। लेकिन इसका जो डायरिया, ये छोटी आंत का डायरिया, जो रूटीन में डायसेंट्री लगती है बड़े आंत की, उससे बिल्कुल अलग है। इसमें ना पेट में मरोड़ उठेंगे, ना पेट में दर्द होगा, ना जो आपका पैखाना है उसमें स्मेल आएगी, ना उसमें ब्लड होगा, ना उसमें म्यूकस आएगा। ये पेनलेस और एफर्ट डायरिया, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट। लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरिया अलग है। तो जब 2 सिम्टम्स हमें दिख जाएं तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोरोना वायरस इलनेस हो सकती है, और हम
इसको RT-PCR और रैपिड एंटीजन के लिए बता देते हैं। लेकिन अगर पेट का भी है तो भी उसमें सीवियरिटी नहीं होती है। तो आज जैसा कि वंदना जी आपने मुझे कहा था कि गले और फेफड़े, इसमें जब ये वायरस अटैक करता है तो ये जानलेवा साबित होता है कई बार। तो उससे हम कैसे बचें, हम अपने गले और फेफड़े को मजबूत कैसे रखें, इस पे हम आज स्पेशल ध्यान देंगे। तो एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, मैं बता देता हूँ कि ये लैरिंक्स को स्पेयर कर देता है। लैरिंक्स का मतलब वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है जब हम बोलते हैं, वहाँ कभी अटैक नहीं इसका हमने इस बार देखा। दो चीज़ें, एक हमारे जोड़ों पे जॉइंट्स नहीं इफेक्ट होते, एक हमारा लैरिंक्स नहीं इफेक्ट होता। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो फिर आप कोई और कारण ढूंढिए, आपको चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। और अगर आप बैठी है तो ये कोरोना नहीं है। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर किसी की आवाज़ बैठी है तो उनको कोरोना नहीं है, अगर जोड़ों में इफेक्ट है तो भी कोरोना नहीं है। ये राहत की बात मैं बताना चाहता हूँ सभी को। और अब हम आते हैं कि गला, अगर आपको लगता है कि यस वायरस का अटैक होने वाला है तो हमारा गला कैसे मजबूत रहे और हमारे फेफड़े कैसे मजबूत रहे। तो सबसे पहले गले में पोविडीन आयोडीन के गार्गल्स कीजिए लगातार, या नमक के गार्गल्स कीजिए या फिटकरी के गार्गल्स कीजिए। ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास। पोविडीन आयोडीन दवाई है, बीटाडीन गार्गल के नाम से मिलती है। वो गार्गल आप करते रहें, दिन में 4 बार करें। सफ़ेदे के पत्ते डाल के उसकी स्टीम लेते रहें। एक पानी में 7 सफ़ेदे के पत्ते डाल लीजिए, उसकी स्टीम ले सकते हैं। और गले पानी में नमक को, पानी कोसा करें, नमक डालें, उसके गरारे करें, या पानी में गर्म कोसे पानी में फिटकरी डालें, फिटकरी कुछ देर रहने दें, उसके बाद निकाल के उसके गरारे करें, तो आपका गला स्वस्थ रहेगा। तो गले में खैर इस वायरस का गंभीर अटैक नहीं होता। जो सीवियर केसेस जितने भी हैं वो लंग्स का निमोनिया हो जाता है। और लंग्स का निमोनिया पता करने के लिए CRP की वैल्यू 26 से ज़्यादा और 100 तक जा सकती है। अगर 100 है तो क्रिटिकल है। अगर हमारे इसमें हम डेली CRP कराते हैं, जहां हमें शक होता है तो उसमें हम यही देखते हैं कि रोज़ाना CRP की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही। और जब तक ये कम होनी नहीं शुरू हो जाती तब तक थोड़ा सा रिस्क, ये सीवियर निमोनिया वाला सीन रहता है और इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। तब ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है और हो सकता है हॉस्पिटलाइज करके वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़े। तो इसमें डेली CRP हैं। और गला, और साथ में गले में सबसे अमृत समान एक दवाई है और वो लकड़ी है मुलट्ठी। मुलट्ठी की लकड़ी के छोटा पीस आप दांत की साइड में दबा के रखें। और जब उससे क्या होता है कि उससे एक मुलट्ठी का स्वाद मीठा है, तो वो गले में कोटिंग कर देता है। जब हम यहाँ रख लेंगे, उसको चूसना नहीं है आपने, सिर्फ रख देना है। तो क्या होगा कि हमारा जो मुंह का सलाइवा है, जो लार है, वो अपने आप मुलट्ठी के मिल के यहाँ एक कोटिंग बना देगी गले में। वो कोटिंग होगी तो आपको खराश आएगी नहीं और गला आपका स्वस्थ रहेगा। तो आप चाहें तो दिन में, लेकिन जब उसका स्वाद मीठा आना बंद हो जाए तो लकड़ी को रिप्लेस कर दीजिए। ये मुलट्ठी, किसी भी तरह की खांसी हो, अगर आपने मुंह में मुलट्ठी रख ली तो 4 घंटे के लिए खांसी नहीं आएगी। 4 घंटे बाद नया मुलट्ठी का टुकड़ा रख लीजिए तो आप खांसी से बिल्कुल आराम से, ये रामबाण है खांसी का। अब आ जाएं हम फेफड़ों पे। अब फेफड़े कैसे मजबूत रखें, तो सबसे पहले आज मैं इसके घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा, इसका बिल्कुल फेफड़ों पे पूरा कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले फेफड़ों में हमें स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं मैंने तो ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं की। तो स्मोकिंग भी 2 तरह की है, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव का तो नुकसान है ही है अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं। पैसिव बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि पैसिव वालों ने तो कभी स्मोक किया नहीं, उनको थोड़ा सा भी धुआं अंदर जाएगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो देखिए, ये भारतवर्ष है, हम किसी से लड़ नहीं सकते। अगर आपको लगता है कहीं कोई स्मोक कर रहा है तो आप वहाँ से दूर चले जाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सहते हैं, पैसिव स्मोकिंग लेते हैं, अगर कहीं आप ऐसी जगह काम धुआं होता है तो वहाँ आपको N95 विद पड़ेगा, तब आप बच पाएंगे। वरना स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंजीरियस है, लंग्स को बहुत प्रभावित करती है। तो आपने स्मोकिंग एक्टिव एज वेल एज पैसिव से दूर रहना है।
इससे अगली बात जो मुफ्त में हमें मिलती है और हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते, लंबी सांस। कोई पैसे नहीं लगते इसके। दिन में 50 बार 100 बार जब आपको फुर्सत मिले, जब आपको याद आए, तब आपने लंबी सांस लेनी है। हम अपने फेफड़ों का सिर्फ 20% यूज़ करते हैं रूटीन में। जो रूटीन में हम सांस लेते हैं तो वो 20% यूज़ होता है। लंबी सांस कैसे लेनी है? ये इतना आसान है। दिन में जब ख्याल आए खूब लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस के बाद एक्सरसाइज में स्विमिंग और जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, इन तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं। स्विमिंग कीजिए। स्विमिंग में शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है। जॉगिंग में भी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। माइल्ड जॉगिंग करें। ऐसा नहीं है कि 70 साल का इंसान जॉगिंग शुरू कर दे। अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से सलाह कर लीजिए। हल्के स्पीड में दौड़ें या तेज़ चलें। तेज़ चलें, कम से कम 80 कदम पर मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 120 कदम पर मिनट। इस स्पीड पे 60 मिनट रोज़ाना चलें। 80 मिनट चलें तो और अच्छा है। ये एक्सरसाइज करेंगे तो सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच जाएंगे। इससे अगला हमारे पास है, बहुत बढ़िया एक चीज़ है, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। तो इसका जो स्पाइसी कंटेंट है उससे ब्लड की फ़्लो बढ़ता है। ब्लड का फ़्लो बढ़ेगा तो इन्फेक्शन भी ठीक होगा। तो ये एक अमृत समान कैप्सिकम हमें जो है, जो आप सब्जी में भी ले सकते हो, आप सैंडविच में भी ले सकते हो, जो सब्जी में भी डाल सकते हो। तो ये हमारे लंग्स के इन्फेक्शन, ब्लड का फ़्लो बढ़ाती है और इन्फेक्शन कम करती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम भूल जाते हैं, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। खूब पानी पीते रहें। जब भी हल्की सी भी प्यास महसूस हो तो पूरा पानी पिएं। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, खाना खाने के 40 मिनट तक पानी नहीं पीना है। सुबह खाली पेट पी सकते हैं। और जिनको प्रोस्टेट है वो शाम को, बुज़ुर्ग 7 बजे के बाद ज़्यादा पानी मत पिएं, वरना रात को बाथरूम बार जाना पड़ेगा। तो ये ख्याल रखें। इससे अगला हमने ख्याल रखना है, जितने पंजेंट स्मेल वाली चीज़ पदार्थ हैं खाने के, जैसे प्याज और लहसुन, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और सफाई भी करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड गिने जाते हैं। तो ये भी हमारे लंग्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, प्याज और लहसुन पंजेंट स्मेल वाले। इसी के साथ जितने भी नट्स हैं, नट्स मीन ड्राई फ्रूट, और जितने भी बीज हैं, पांचों मगज़ और जो भी बीज हैं, अलसी के जो भी बीज, और मुट्ठी भर आप कोई भी एक ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं, नट्स, और 5 मगज़, 1 चम्मच मगज़ों का हम कहीं भी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे शरीर, लंग्स को मजबूत करते हैं, पावरफुल बनाते हैं। इसी के साथ रात को सोते वक्त 1 चम्मच हल्दी गर्म पानी के साथ, कईयों को दूध सूट नहीं करता, दूध नहीं हम पीना चाहते, तो गर्म पानी के साथ 1 चम्मच हल्दी, या सुबह सुबह कच्ची हल्दी आजकल है बाज़ार में, कच्ची हल्दी लीजिए, तवे पे भूनिए और 1 टुकड़ा हल्दी का रोज खा लीजिए। ये श्योर शॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन को, इससे सीआरपी कम होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में गिना जाता है। ये हम बिना किसी के बीमारी के भी खाएं तो हमारा सीआरपी कम होगा, हमारी इन्फ्लेमेशन कम होगी, हर तरह की इन्फ्लेमेशन कम होगी। इसी के साथ अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो आप कच्चा अदरक कद्दूकस करके सलाद में खा सकते हैं, चाय में पी सकते हैं, या सब्जी में डाल सकते हैं। किसी भी तरह का इस्तेमाल आप कर लीजिए, अदरक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद विटामिन सी में रिच जितने भी फूड हैं, सिट्रस फैमिली, किन्नू, संतरा, माल्टा, नींबू, अनानास, अंगूर, टमाटर, ये सारे विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में फूड हैं। हरी मिर्च के बीज निकाल दें, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें मिर्च को, तो ये सारे विटामिन सी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मैग्नीशियम रिच वाले फूड, वो बहुत फ़ायदा देते हैं हमें। जिन में मैग्नीशियम मिलता है, जब मैंने अभी बताया था आपको कि ड्राई फ्रूट्स और बीज हैं, जो बीज हैं वो बड़े मैग्नीशियम के रिच होते हैं, तो वो ज़रूर आपने खाने हैं। इसके साथ साथ हमने खाना हुआ भीगा हुआ, अब भिगोया हुआ मुनक्का खाते हैं तो वो लंग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद।
तो इस तरह हमने अपने लंग्स को बचाना है। इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते आपने चबाने नहीं हैं, तुलसी के पत्ते, ये ख्याल रखना है, वो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो तुलसी के पत्ते हैं वो निगल लीजिए, 1, 2, 3 पत्ते तक आप निगल सकते हैं, तो वो बड़ा फ़ायदा करते हैं। इसके साथ साथ एक मिश्रण आपको मैं बताने लगा हूँ। अगर आपके फेफड़ों में कोई भी तकलीफ़ हो, अगर बहुत कफ भी है तो भी, और इन्फेक्शन है तो भी, तो बराबर आपने ख़त्म करने के लिए तुलसी के सूखे हुए पत्ते लेने हैं, सुखा लीजिए, तुलसी के पत्ते तोड़ के धूप में सुखा लीजिए, और कत्था लेना है, और मुश्कपूर लेना है, और इलायची लेनी है। इन चारों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, सूखे पत्ते तुलसी के, कत्था, कपूर और इलायची, इन चारों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, और इसका बिल्कुल पीस के पाउडर बना लीजिए, और इससे 9 गुना चीनी मिला लें इसमें। सपोज सारे पाउडर आपके 50 ग्राम हैं तो 450 ग्राम चीनी मिलेगी। 9 गुना चीनी लेके इसका मिश्रण बना लीजिए, और एक चुटकी भर के दिन में 2 बार खाइए। ये फेफड़ों का कफ भी ख़त्म करेगा, फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, और फेफड़ों की डिटॉक्सीफाई भी करेगा। तो ये सल्यूशन, ये जो मैंने आपको बताया, इसका मिश्रण मैं इसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे इसको, ताकि आपको आसानी रहे। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इन चारों के साथ आपने फेफड़ों का अपने मजबूत रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ये जो भी सारे मेजर्स मैंने बताए हैं, ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सारे फ्लूज, ये नहीं कि कोरोना वायरस, सीजनल फ्लू, सभी से आप क्षमता बढ़ाएंगे, आप अपने लंग्स को मजबूत बनाएंगे, ताकि भी वायरस, सभी बैक्टीरिया कोशिश करें कि आपसे दूर रहें। जीवन डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है फ्लू से बचने की। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।